नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत JK24/7 न्यूज चैनल से रूबरू हुए और हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी से खास बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के निर्देशों पर कार्य करेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने प्रचंड बहुमत की डबल इंजन सरकार का 4 साल तक नेतृत्व किया और बड़े अच्छे से उन्होंने 4 साल का जो कार्यकाल है अपना वो सरकार का पूरा किया और मुख्यमंत्री पद से मुक्त होने के बाद भी वो अभी भी जनहित में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में जो उठापटक हुई, जो हलचल हुई, उसको लेकर उत्तराखंड की जनता के मन में कई सवाल है, जिनका जवाब हम आज सीधा त्रिवेंद्र जी से जानेंगे और पूछेंगे उनसे कि किस तरीके की जो हलचल राज्य के अंदर हुई है उसके पीछे क्या कारण रहा और वो उसको किस तरीके से देखते हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि 4 साल का आपका कार्यकाल रहा और कहीं भी कोई ऐसा मुद्दा हमें विपक्ष के द्वारा देखने को नहीं मिला, भ्रष्टाचार का कोई आरोप सरकार के ऊपर या किसी भी तरीके की कोई कमी हमें सरकार के अंदर देखने को नहीं मिली, फिर भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। इसके पीछे सर आप किन कारणों को देखते हैं? क्या कोई राजनीतिक साजिश है या जो भी आप इसके पीछे कारण समझते हैं वो अगर आप बताएं। देखिए, राजनीति में कोई कारण ही हो, कई बार अकारण भी होता है जी। और मैं भी यही सोचता हूं कि आखिर कारण क्या है। ये सच है कि मेरे पास सैकड़ों लोग रोज आते हैं और जो सवाल आपने किया है उसी तरह के सवाल मुझसे करते हैं, लेकिन हर सवाल का उत्तर राजनीति में हो ये जरूरी नहीं है। आपको इतने समय तक एक काम करना है, जो जिम्मेदारी मिलती है तो कुछ चीजें नियति में होती हैं। मैं इसको तो नियति का ही फल मानता हूँ। संगठन के सर आप साथ जुड़े रहे हैं और बिल्कुल धरातल से लेकर टॉप के पद तक आपने कार्य किया है। क्या इसका नतीजा है कि आपने बिना किसी सर नुक्स निकाले या बिना किसी उसके आपने पार्टी आला कमान के ऑर्डर्स को फॉलो किया और अपना इस्तीफा तुरंत दे दिया? इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं मानता हूं कि मैं एक पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते जब पार्टी संगठन ने कोई निर्णय लिया है, और एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता बीजेपी में, यहाँ पर सामूहिक निर्णय की परंपरा है और सामूहिक जब कोई निर्णय लिया गया और मेरे को आदेश हुआ कि भाई आपको इस्तीफा देना है, तो हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो भी नेतृत्व परिवर्तन किया गया है वो बहुत सोच समझकर और जनहित में किया गया है। उत्तराखंड की जनता का हित किस में ज्यादा है, मेरे में ज्यादा था या बदलाव में ज्यादा है, उसके मद्देनजर ही निर्णय हुआ है। तो महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए हमने तमाम योजनाएं राज्य में लाए हैं। उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल, उसके लिए हम तमाम तरह की योजनाएं लाए हैं। चाहे पति की पैतृक संपत्ति में महिला का खातेदार बनना होगा, हिस्सेदार बनना होगा, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना होगी, या जो समूह है हमारे महिला समूह हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का हमने उनको देना प्रारंभ किया। जो पशुपालन डेयरी के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके लिए हम अनेक योजनाएं हम राज्य में लाए हैं। जो रूरल ग्रोथ सेंटर का जो कॉन्सेप्ट हमने राज्य में लागू किया, उसमें हजारों महिलाओं को रोजगार मिला है। तो हमने जो कोशिश की कि इस राज्य की जैसी परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, उन सब के मध्य हम तमाम तरह की योजनाएं लाए हैं। बच्चे के पैदा होने से लेकर माँ, बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए, स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए, सबके लिए हम
योजनाएं लाए। मैं समझता हूँ वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनते विवादित बयान दिए जा रहे हैं, आपकी सरकार को लेकर कहना, विपक्ष भी कंटिन्यू उनको घेर रहा है उस बात पर, आपकी सरकार को लेकर कहना था कि आपकी सरकार के समय में विपक्ष को मुद्दा नहीं मिल पाता था बोलने का। अब विपक्ष को लगातार मुद्दा मिल रहा है, विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री को लेकर सरकार को घेर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, ये चुनावी दौर है। अब 2022 के चुनाव की तैयारियां सब लोग कर रहे हैं, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सब आगे की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में मुद्दे ढूंढना, कई बार मुद्दे फैब्रिकेट भी किए जाते हैं, और इसलिए विपक्ष जो कुछ भी कर रहा है वो राजनीति करने के लिए कर रहा है, उसका सामाजिक सरोकार नहीं है। सर, आगे का क्या प्लान है? जिस तरीके से रमेश पोखरियाल निशंक को जब हटाया गया था, उसके बाद उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और अभी भी वो सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। आपकी क्या आगे की प्लानिंग है कि किस तरीके से आप आगे सक्रिय रहेंगे? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो भी तय करेगी उस लाइन में मुझे आगे बढ़ना है। हमने हमेशा पार्टी ने जो निर्णय लिए उनका आदर किया है, उनका सत्कार किया है। पार्टी हमारे बारे में जो विचार करेगी उसको हम स्वीकार करके और उस पर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के ऊपर प्रकाश डाला और जिस तरीके से उन्होंने बताया और आगे की किस तरीके से वो क्या उनकी प्लानिंग है इसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK24/7 न्यूज, देहरादून। संगम ट्रस्ट द्वारा राजधानी देहरादून में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगम ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने बड़े धूमधाम से होली समारोह का लुत्फ उठाया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। कार्यक्रम में मौजूद संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना और अपनी संस्कृति को बनाए रखना ही उनके ट्रस्ट का उद्देश्य है। उन्होंने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगम ट्रस्ट हमेशा से गरीबों के साथ खड़ा है और आगे भी गरीबों और बच्चों के लिए कार्य करता रहेगा। जैसा आप काफ़ी देर से आप लोग भी देखे होंगे, संगम का मेन उद्देश्य ये है कि हम जो पूरब के लोग हैं उनको इसके साथ जोड़ना और जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है, उसको इनकलकेट करके जो नई पीढ़ी है उसके अंदर उसको कैसे हम आगे बढ़ावें, मेन उद्देश्य इसका यही है। देखिए, संगम ट्रस्ट परिवार जो है ना, इसमें अपनी माटी की सोंधी सोंधी महक आती है और इस सोंधी सोंधी महक के बीच में जो है हम भाव विभोर हो गए और बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम संगम ट्रस्ट के अधिष्ठाता करता धरता डॉक्टर राजेश तिवारी भैया के द्वारा ये आयोजन किया गया और जो भी इसमें प्रयास किए हैं मैं उनको साधुवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ही अपने क्षेत्र के लोगों को एकत्रित करके उनके सुख दुख में सम्मिलित होते रहें, उनके दुख दर्द को बटाएं और जो है एक दूसरे के परिवार का हिस्सा बन करके अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजो करके रखें। संस्कृति अपनी संवर्धन, अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, अपने में एकजुटता के लिए, पूरब के लोगों के साथ कैसे हम रहते हैं, क्या करते हैं, कौन सा त्यौहार हम कैसे मनाते हैं, क्या खान पान है, उसके लिए संगम का जो निर्माण किया गया, हम लोग के बड़े भाई राजेश जी ने किया, राजेश भैया ने किया, वह उसी का एक रूप है कि आज जब होली मिलन समारोह की बात आई तो हम सबने मिलकर के उसी कल्चर को जिंदा करने के लिए यहाँ पे 1000 किलोमीटर दूर हम लोग पूरब के कैसे हम होली को मनाएं, एक साथ कैसे उठे बैठे, क्या करें, उसी उद्देश्य को लेकर के आज ये कार्यक्रम था। ये हम लोगों का तीज त्यौहार अपने क्षेत्र के अनुसार मनाया जाए कि उनको ऐसा महसूस ना हो कि हम लोग परदेश में हैं। बस ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है जिसमें कोशिश करते हैं हम लोग मिलजुल के अपना एक तीज त्यौहार को मनाया जाए। इससे हमें बड़ी प्रसन्नता मिलती है, हमें अपनापन सा मिलता है और कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र के लोग और इकट्ठा हों कि हमें और इससे मजबूती और खुशी मिले। कोरोना काल के चलते व्यापारियों को मायूसी हाथ लगी, जिससे उबरने के लिए व्यापारी अब लगातार काम को बढ़ावा दे रहे हैं।
आज कपड़ा व्यापारी संगठन ने होली मिलन का कार्यक्रम किया, जिसमें कपड़ा व्यापारी अध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि जिस तरीके से कोरोना काल में लगातार व्यापारियों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, उससे उबरने के लिए आज होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है और सभी एक साथ मिलकर होली मिलन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसको सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। कोविड में और सब चीज़ों में व्यापारी जो है परेशान था, तो ये होली का ऐसा एक त्यौहार है जिसमें थोड़ा सा मंग है वो रहती है। तो कपड़ा कमेटी हर वर्ष अपने जो सदस्य हैं कपड़े के व्यापारी, उनके लिए ये होली मिलन का कार्यक्रम रखती है और इस बार भी हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। सभी कपड़ा व्यापारी जो देहरादून में कपड़े का व्यापार करते हैं वो हमारी इस कपड़ा कमेटी के मेंबर हैं। ये हमारी जो कपड़ा कमेटी है ये 1935 में अंग्रेज़ों के समय में जब कपड़े की राशनिंग शुरू हुई थी तब से ये हमारी कपड़ा कमेटी काम कर रही है और हर साल हम जो है ये होली मिलन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते हैं। महानगर महिला कांग्रेस द्वारा रुड़की में महिला सशक्तिकरण विषय पर गोष्ठी और फूलों की होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने किया। इस अवसर पर कोरोना काल में सेवाएं देने वाले महिला पुलिस कर्मियों एवं अन्य महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर रश्मि चौधरी ने कहा कि होली मिलन जैसा कार्यक्रम से आपसी सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि रुड़की में महिला पुलिस भी काफी बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। गो संस्था की ओर से महिला सशक्तिकरण और होली मिलन का प्रोग्राम रखा है और जो होली अब आने वाली है तो होली जो है प्रेम का प्रतीक है और हिंदुस्तान जो है हिंदू मुस्लिम सिख का एक गुलदस्ता है, तो प्रेम का प्रतीक है और सब आपस में मिलके रहें, भाईचारा कायम रखें और जो हमारी महिला शक्ति है वो महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर होती जा रही है और भी ज़्यादा अग्रसर हो, उसके बारे में हमने चर्चाएं करी हैं अपनी महिला विंग के साथ में। लक्सर के करणपुर गांव के प्राइमरी स्कूल की बदहाल स्थिति का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सोहनवीर ने शिकायत की थी कि गांव के प्राइमरी स्कूल की हालत बदहाल हो रही है। स्कूल का परिसर गहराई में होने की वजह से वहां गंदा पानी और कीचड़ भर जाता है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। स्कूल परिसर में फैली गंदगी से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत मिलने का संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आयोग के आदेश पर खानपुर ब्लॉक के शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी बलवंत सिंह ने टीम के साथ गांव पहुंचकर मामले की जांच की। जांच में शिकायत की पुष्टि हुई और उन्होंने इस मामले में ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए हैं। देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग को जांच करने को कहा है। मैंने मौके पर आकर ये विद्यालय की स्थिति को पूरी तरह से देखा है। मैंने अभिभावकों से बात की है और वास्तव में विद्यालय की स्थिति बहुत खराब है। 5-7 परिवारों का सारा गंदा पानी विद्यालय को प्रभावित कर रहा है। विद्यालय पूरी तरह से प्रभावित है और इसके लिए मैंने जो कुछ देखा है, जो मेरी अभिभावकों से बात हुई है, उसकी निष्पक्ष रिपोर्ट मैं शिक्षा प्रशासन को दूंगा। 2 बच्चे पढ़ते हैं वर्तमान में और हमने कई बार प्रयास किया कि इस स्थिति को सही करने के लिए कई बार प्रशासन को भी हमने एसडीएम साहब को भी वो दी, हमने शिकायती पत्र वो आए, निरीक्षण भी करके गए। एक बार विभाग को भी हमने कई बार लिख के दे चुके और बीडीओ साहब के यहाँ खंड विकास अधिकारी को सब हमने बहुत प्रयास कर चुके। डीएम साहब के लिए वो पहुँचाई शिकायती पत्र। अब हमने फिर मानवाधिकार आयोग और उसमें डाली थी ये। तो करणपुर गांव के प्राइमरी स्कूल का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
शिक्षा विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और मौका मुआयना किया। साथ में जो शिकायत की गई थी उसकी पुष्टि भी हुई है। अब शिक्षा विभाग स्कूल की व्यवस्था को सुधारने में लगा हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो स्कूल के परिसर में गंदगी थी उसे हटा दिया जाएगा और एक स्वच्छ वातावरण वहाँ बनाने की कोशिश की जाएगी। जसवीर सिंह, जगत 24/7 न्यूज़, बक्सर। युवा जन संघर्ष मंच ने कुमाऊं मंडल को गैरसैंण मंडल में मिलाए जाने का कड़ा विरोध किया। इस संबंध में युवा जन संघर्ष मंच द्वारा रथ रैली निकालकर अल्मोड़ा व बागेश्वर जिले के लोगों से इसका खुलकर विरोध करने का आह्वान किया गया। युवा जन संघर्ष मंच के संयोजक मनोज बिष्ट द्वारा राज्य सरकार पर बागेश्वर व अल्मोड़ा जिले के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। मंडल का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्मोड़ा और बागेश्वर जिला जो राजवंशियों के टाइम से हमारी राजधानी कही जाती थी और जिसको एक आत्मसम्मान और सम्मान के साथ देखा जाता था, जो मुख्यमंत्री द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा हमारे आत्मसम्मान और हमारी परंपरा और हमारे अस्तित्व को खत्म करने की जो कोशिश करी गई और जो साजिश करी गई है राज्य सरकार द्वारा, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। चाहे हम किसी भी पार्टी के हो, लेकिन अगर हमारे अस्तित्व के साथ अगर कोई भी आदमी हमारा खिलवाड़ करेगा, हम उसका विरोध। रुद्रपुर में पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। जनपद के तमाम पत्रकारों ने एसएसपी कैंप कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर दोनों अधिकारियों को हटाने और मुकदमा वापस लेने की मांग की है। इस दौरान पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और एसपी सिटी व सीओ सिटी को तत्काल पद से हटाते हुए मुकदमा वापस लेने की मांग की। पत्रकारों के आंदोलन को व्यापार मंडल व तमाम नेताओं ने अपना समर्थन दिया है। देखिए, जो कल लगभग 9 बजे की घटना है, एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। इस बात की सूचना को लेकर मैं मौके पर गया था और जैसे ही मैं सिटकुल चौकी गया था, वहाँ पर भी किसी बात को लेकर हमारे दो पक्षों में नोकझोंक हो गया था। लेकिन शहर के कई अच्छे लोग थे, उन्होंने उनके मध्यस्थता में पूरे मामले में कंप्रोमाइज़ हो गया था, पूरे तरीके से बात निपट गई थी। उसके बावजूद पुलिस ने मेरे भाई और एक मेरे मित्र के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा कायम किया है। मेरा सवाल यह है कि जब दो पक्षों में मामला निपट गया था, उसके बाद पुलिस को क्या जरूरत पड़ी कि हमारे खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। तो इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं पत्रकारों में आक्रोश है और इसी मुद्दे को लेकर आज जनपद भर के पत्रकार एसएसपी आवास के बाद धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले में जिन पुलिस के जो अधिकारी हैं, एसपी सिटी और एससीओ सिटी, इन्होंने जो अभद्रता करी है पत्रकारों के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनका ट्रांसफर हर हालत में यहाँ पर हो। क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, वहाँ पर जो मेरे पक्ष में पत्रकार बंधु आए हुए थे, उनके साथ भी इन अधिकारियों द्वारा बदतमीजी की गई और साफ तौर से कहा गया तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। इस तरह की रात जब भरत जी के साथ घटना हुई, हमें सूचना मिली, हम सब लोग पुलिस चौकी पहुंचे। वहाँ एक माहौल पूरा ऐसा बना हुआ था जैसे पता नहीं कितने बड़े बाहुबली और गुंडे जो है वहाँ चौकी पहुंच गए हों। और वहाँ पर जो है एसपी सिटी के द्वारा जो है, खास तौर पर एसपी सिटी के द्वारा जो है सभी पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, बदतमीजी की गई। जब भरत जी ने अपनी तहरीर लिख करके देने की कोशिश की, जहाँ डीजीपी साहब कहते हैं कि पीड़ित को जो है कागज और पेन उपलब्ध कराएं, लेकिन वहाँ पर जो है एसपी सिटी के द्वारा कहा गया गुंडागर्दी कर रहे हो, चौकी के अंदर तहरीर लिख रहे हो, और हम लोगों को वहाँ से भगाया गया। इसके अलावा पुलिस को ये आदेश दिए गए कि सब पूरी रोड खाली करवाओ और लाठियां बजाओ। वैसे तो कोरोना महामारी ने हर किसी को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। कोरोना के कारण पर्यटन व्यवसाय की एक तरह से कमर ही टूट चुकी है। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का क्या कहना है, इस पर पेश है ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जसवीर सिंह की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से हर कोई प्रभावित हुआ है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पर्यटन व्यवस्था पर पड़ा है। पर्यटन कारोबार कितना प्रभावित हुआ है, आज हम पड़ताल करेंगे। मौजूद हैं लक्सर के मेन बाजार और गोविंदपुर रोड मोहल्ले से जोड़ते हुए और ब्रिज के नीचे। तो हम कहीं ना कहीं से बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? आज भाई, आप दुकानदार हैं, खासतौर से पर्यटन पर प्रभावित हुआ है कोरोना को लेकर, कितना नुकसान है, क्या कहेंगे आप? ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, इस बार ग्राहक कम आ रहे हैं, ज़्यादा नुकसान है। और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? सुनता हसन जी, कोरोना ने क्या क्या नुकसान पहुंचा, किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा नुकसान हुआ है? कोरोना का पूरे हिंदुस्तान में नुकसान हुआ है, यहाँ भी नुकसान हुआ है। पर्यटन को लेकर क्या कहेंगे, पर्यटन प्रभावित हुआ? हाँ, पर्यटन प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से मतलब दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान हैं, ये कह रहे हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या सर? कुंवर सिंह जी, जिस तरह से कोरोना ने हर किसी को नुकसान पहुंचा है, पर्यटन क्षेत्र में कितना नुकसान इसका हुआ है?
क्षेत्र में जब रेल ही बंद है, ट्रांसपोर्ट बहुत दिन बंद रहा, लोग बंद किया। अब रेल जब 2-4 रेल चला रखी है, तो होने वाला नहीं। यहाँ से रुड़की, हरिद्वार, कानपुर के अलावा रेल है, तो नुकसान तो सारा ही हो गया। लोग कैसे जाए? अपने वाहन से निकले तो महंगा, सरकार से निकले तो महंगा, प्राइवेट में तो महंगा। रेल बंद होने से सत्यानाश होगा। तो ये कह रहे हैं कि कोरोना ने बहुत ज़्यादा असर डाला है। और भी लोग यहाँ बंदा से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम कैसा? सुशील भाई, कोरोना से किस तरह से प्रभाव हुआ पर्यटन क्षेत्र में, इन पर्यटन व्यवसाय पर कितना प्रभाव है? कोरोना काल का बहुत तगड़ा प्रभाव है, दुकानदारों को भी, काश्तकारों को भी, सबको बहुत तगड़ा नुकसान है इससे। और ट्रेन भी बंद है, इससे भी, ट्रेन से भी बहुत काफ़ी मजदूरों को भी बहुत तगड़ा नुकसान है। और इस महामारी से बहुत लोग गरीबत में अपना समय काट रहे हैं। आपने सुना, अधिकांश लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, खासतौर पर जो यातायात व्यवस्था बंद है इसमें, यानी कि ट्रेन व्यवस्था बंद है और कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट बंद रहा है तो प्रभावित हुआ है। अब और भी लोग हैं, इनका फर्क पड़ता है। आपका नाम क्या है? खासकर हमारे हरिद्वार से आसपास के इलाकों पर्यटन को लेकर क्या नुकसान हुआ? नुकसान बहुत हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो भी किसानों को हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही है। आदमी में बेरोजगारी फैल चुकी है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने सुना, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जितेंद्र भाई, पर्यटन के क्षेत्र में क्या कहेंगे आप कोरोना को लेकर? कोरोना की वजह से क्या हम लोग बिल्कुल परेशान रहे, 7 महीने से घर पड़े रहे, ऑटो का काम करते हैं, ऑटो में घर खड़ी रही। अच्छा जी, अब यह जो है ट्रेन ना चलने का ना कुछ सवारी मिला और ना कुछ मिला, तेल फूक आ जाते हैं तक। अच्छा जी, ना सवारी पकड़े ना कुछ, परेशान हो गए। यानी कि सबसे ज़्यादा आधा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, जैसा इस साल हुआ। कह रहे हैं कि पर्यटन विभाग जो पर्यटन व्यवस्था जो है वो पूरी तरह चरमरा गई है, लिहाजा सरकार को इनकी मदद करनी जरूरी है, तभी जा करके कहीं ना कहीं लोग पहले वाली स्थिति में आ सकते हैं, अन्यथा नहीं। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से सरकार इस पर ध्यान देती है और इस व्यवसाय को पनपने के लिए किस तरह की मदद कर पाती है। जसवीर सिंह, 24/7 न्यूज़, बक्सर। डोईवाला विधानसभा के बालावाला में पहाड़, पहाड़ी और पहाड़ की संस्कृति को सहेजने के उद्देश्य से एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपनू पहाड़ अपनी संस्कृति कार्यक्रम में जहां गीत, संगीत और कल्चर को देखने बड़ी संख्या में पहाड़ के लोगों ने शिरकत की, तो वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण पुरोहित, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता राजेंद्र भंडारी के साथ डोईवाला की कांग्रेस नेता श्रीमती हेमा पुरोहित ने इस आयोजन को गढ़वाल की संस्कृति से नई पीढ़ी को रूबरू कराना बताया। गढ़वाली लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड में जो पलायन हुआ है, पहाड़ खाली हो चुके हैं, तो हम लोग अपनी संस्कृति को जिंदा रखें। यहाँ पर जो संपन्न लोग हैं वो कुछ ना कुछ करें, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खान पीन, वेशभूषा, इस सब चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित। ये सबके लिए शुभ हो। होली है कटुता को मिटाने का और परस्पर प्रेम का प्रतीक। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जो है आपस में जिसके लिए वो जाने जाते हैं प्यार मोहब्बत के लिए, इसी तरीके से होली करने के लिए कुछ स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है। जो हम पहाड़ों की संस्कृति जो हमने एक संस्था बनाई है, ये हमें पहाड़ के चाहे पौड़ी बनवा लो, चाहे टीरी बनवा लो, चाहे छपरी बनवा लो, चाहे गाँव बनवा लो, हमने एक मंच पे इनको चर्चा करने का काम किया है। इनकी जो वहाँ अपनी आज अपनी वेशभूषा में आए हैं, वेशभूषा को देखने के लिए हमें यहाँ से पहाड़ जाना पड़ता है। हमने देहरादून में एक मंच पे आकर पूरा पहाड़, पूरा कुमाऊं एक मंच पे आकर इकट्ठा किया है और इस मंच के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम पहाड़ के सब लोग एक हैं और पहाड़ के विकास के लिए, पहाड़ की संस्कृति के लिए हम इस मंच को हमेशा करते रहेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल डोईवाला विधानसभा में लगातार हर वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें लोगों की भागीदारी हो और आपसी सौहार्द बना रहे। यूकेडी के डोईवाला में सक्रिय होने से अन्य राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल बढ़ चुकी है।
यूकेडी ने डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र भानियावाला में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और जमकर होली खेली। साथ ही होली के गीतों पर भी लोग थिरकते नजर आए। भाजपुर चीनी मिल श्रमिक संघ के बैनर तले सैकड़ों चीनी श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर चीनी मिल के गेट पर बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस बैठक में एथनॉल प्लांट, विद्युत उत्पादन प्लांट आदि समय से श्रमिकों का भुगतान व आवास आवंटन आदि अनेक मांगों को लेकर चर्चा की गई। श्रमिक संघ के अध्यक्ष श्याम कार्तिक ने चीनी मिल के प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए बताया कि श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा और न ही श्रमिकों को प्रमोशन दी जा रही है। इनका 3 माह से जो वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, अवकाश का नकदीकरण, सिंगल वेजेज पेमेंट वगैरह, जो भी हमारे श्रमिकों के पीएफ वगैरह से संबंधित जो भी भुगतान है सारे लंबित चल रहे हैं। उसको शीघ्र भुगतान कराने हेतु और मिल में प्रमोशन और मृतक आश्रित के नियोजन के लिए हमने एक सभा का आयोजन किया था। अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा द्वारा काशीपुर में एक विशाल ब्राह्मण परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान हरिद्वार से आए महंत ललिता दास, प्रदेश अध्यक्ष अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा विशाल शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर के ब्राह्मणों ने भाग लिया। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा ने कहा कि आज संस्था के माध्यम से जितनी भी हमारी प्रदेश में इकाइयां हैं, सभी को एक मंच पर एकत्रित होकर सरकार से मांग करती है कि सरकार ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए कार्य करे। हम जितनी भी नई इकाइयां हमारे बने, जितने पदाधिकारी बने हुए हैं, उनको आज जो है एक ही मंच पे ला करके आज हम एक सरकार को जो है मैसेज देंगे कि जो है ब्राह्मण के लिए, क्योंकि अभी जो है हाल में आपको पता है 2022 आने वाला है, क्योंकि ब्राह्मणों का काफी उत्पीड़न हो रहा है, बहुत समय से कोई सुन नहीं रहा है, तो हम अपनी शक्ति दिखा करके सरकार से कुछ मांगे जो आज हम रखेंगे और एक दूसरे से रूबरू होंगे। लालकुआं में स्थित अंबेडकर नगर पार्क में ब्रिजलाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों के जांच कर उनको परामर्श दिया एवं निःशुल्क दवाइयां भी वितरण की। इस अवसर पर हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अजय पाल ने कहा कि हमारे हॉस्पिटल द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम 25 शिविर क्षेत्र में लगाए जाते हैं, जिसमें मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र दोनों शामिल हैं। इन शिविरों में लोगों की मुफ्त जांच, परामर्श एवं मुफ्त दवाइयां वितरण की जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।